जाते हैं। इमल्शन दो प्रकार के होते हैं, तेल में जलीय पायस और जल में तेल का पायस या वाटर इन ऑयल इमल्शंस। इस प्रकार के पायस में जल की बूंदें परिक्षिप्त प्रावस्था में और तेल परिक्षेपण माध्यम में होता है। फॉर एग्जाम्पल मक्खन, कोल्ड क्रीम, क्रीम आदि सभी तेलीय पायस के उदाहरण हैं। दूसरा है जल में तेल पायस। इसमें तेल की बूंदें डिस्पर्स्ड फेज होती हैं और जल डिस्पर्जन मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल दूध और वेनिशिंग क्रीम जो हैं वो जल में तेल पायस का उदाहरण है। परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अनुपात को बदलकर इन पायसों को एक दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन में अगर जल की कम मात्रा मिलाएं तो जल तेल तंत्र बन जाता है, और जल में नाइट्रोबेंजीन की कम मात्रा मिलाते हैं तो तेल जल पायस बनता है। इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं? जो इमल्सीफाइंग एजेंट हैं ये, क्योंकि जो इमल्शन होते हैं ये ज़्यादा स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक तीसरे पदार्थ की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन्हें इमल्सीफाइंग एजेंट कहा जाता है। सामान्यतः पायसी कारक के रूप में साबुन, डिटर्जेंट, प्रोटीन, आगार आगार आदि का उपयोग करते हैं। पायसी कारक या जो इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं ये पायस के दोनों द्रवों के बीच में जो अंतरापृष्ठीय तनाव होता है उसे कम कर देता है और परिक्षिप्त प्रावस्था की बूंदों के चारों ओर एक पतली झिल्ली या सतह बना लेते हैं और उनको पास आने से रोक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन में जल का पायस बनाने के लिए काजल के कण पायसी कारक का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जल के चारों तरफ अपनी पतली लेयर बना लेते हैं जिससे कि ये दोनों आपस में विभिन्न परतों में अलग नहीं हो पाते हैं। जो इमल्सीफाइंग एजेंट हैं तीन प्रकार के होते हैं, सरफेस एक्टिव मटेरियल, इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो सरफेस एक्टिव मटेरियल हैं इसमें लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पोलर ग्रुप होता है, जैसे कि साबुन, सल्फोनिक एसिड और सल्फेट, और कुछ लायोफिलिक सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि ग्लू, स्टार्च और गोंद। इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं क्ले, कैल्शियम कार्बोनेट और जेलेटिनस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तथा सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आते हैं आयोडीन, जो कि ईथर वाटर इमल्शन में काम में लिया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन किस प्रकार से बनाए जाते हैं? इसमें किसी भी पायस को बनाने के लिए बनाने की जो प्रक्रिया है उसे पायसीकरण कहा जाता है। इसमें उपयुक्त दोनों द्रवों को, एक को बहुत कम मात्रा में और दूसरे को बहुत अधिक मात्रा में मिलाकर तेज़ी से हिलाते हैं या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा भी पायस बनाए जाते हैं। दोनों द्रवों के मिश्रण को कोलॉइड मिल में डालकर मिलाने से भी पायस बनते हैं। यहाँ पर ये एक इमल्सीफायर, वाटर और ऑलिव ऑयल इसमें दिखाए गए हैं। ऑलिव ऑयल यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है, वाटर यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज है, और एक इमल्सीफायर है जो वाटर के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है जिससे कि इस इमल्शन को स्थायित्व मिलता है। डी इमल्सिफिकेशन या विपायसीकरण क्या होता है? किसी पायस का स्थायित्व उसके कणों को अलग रखने वाली झिल्ली की दृढ़ता पर
और उसके कणों के आवेश पर निर्भर करता है। यदि किसी पायस में कोई ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दें जो पायसी कारक को नष्ट कर दे तो पायस का स्कंदन हो जाता है और यह क्रिया विपायसीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पायस को तोड़कर उसके दोनों अवयवों की सतह को अलग रखने की क्रिया को विपायसीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया अपकेंद्रण, छानकर, उबालकर या विद्युत अपघट्य मिलाकर की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अपकेंद्रण के द्वारा दूध से क्रीम को अलग करने की क्रिया विपायसीकरण कहलाती है। जैसे घरों में हमने देखा होगा कि आपकी मदर किचन में जो क्रीम होती है उसको दूध से अलग करने के लिए किसी भी ब्लेंडर की हेल्प से या किसी इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर या जो हैंड ब्लेंडर की सहायता से उसको अलग करने का प्रयास करती हैं, तो वह विधि अपकेंद्रण मेथड कहलाता है और वो एक तरह से उसका विपायसीकरण हो रहा है, दूध से क्रीम अलग हो जाती है। दूध या दही की मलाई को मथ कर उससे मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी एक डीइमल्सिफिकेशन का ही उदाहरण है। एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन। डेली लाइफ में इमल्शंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। धातु कर्म में धातु के सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में झाग उत्प्लवन विधि या फ्लोटेशन प्रोसेस में भी तेलीय पायस का उपयोग होता है। धातु अयस्क के बारीक चूर्ण को जल में डालकर उसमें तेलीय पायस डालते हैं और वायु के बुलबुलों से झाग उत्पन्न करते हैं, जिससे धातु अयस्क के कण तेल के साथ इमल्शन बनाकर सतह पर तैरने लगते हैं, जिन्हें एकत्रित कर लिया जाता है। कई औषधियों में क्रीम, लोशन आदि ये सभी पायस होते हैं। मानव शरीर में होने वाली पाचन क्रिया भी पायसीकरण का ही उदाहरण है। हम भोजन के साथ जो वसा और घी आदि लेते हैं उसका कुछ भाग आंतों के क्षारीय द्रव द्वारा सोडियम साबुन में बदल जाता है। इस प्रकार बना हुआ सोडियम साबुन शेष वसा और घी का पायसीकरण कर देता है, जिससे कि वो आंतों में आसानी से पच जाता है। साबुन और अपमार्जक के पायसीकारक गुण के कारण ही इनका उपयोग कपड़े और बर्तन आदि धोने में किया जाता है। इनमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसके सिरे पर एक आयनिक समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल, साबुन सोडियम स्टीयरेट होता है जिसमें 17 कार्बन परमाणुओं की एक सहसंयोजक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसे टेल कहते हैं, और इसमें हेड पर CO-Na+ समूह होता है। इसी प्रकार डिटर्जेंट में भी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला टेल बनाती है और आयनिक उसमें हेड होता है। इनका आयनिक सिरा ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुलनशील हो जाता है तथा जो उसकी टेल है वो अध्रुवीय होने के कारण चिकनाई और धूल के साथ घुलनशील होती है। इस प्रकार जो धूल सहित तेल है उसका जल में पायसीकारक है, जो कि तेल को जल में पायसीकृत कर देते हैं। दूध भी एक इमल्शन है। ये जल में वसा का पायस है। इसमें एल्बुमिन तथा केसिन पायसीकारक हैं। फिनाइल और लाइजोल भी इमल्शंस हैं जो जीवाणुनाशक के रूप में काम में लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।